इस बार मैंने अपने इस वीडियो में कवर किया है क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, जिसका एक छोटा सा टॉपिक लिया है मैंने, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस को लेने का मोटिव ये था क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपकी केस स्टडीज़ बहुत अच्छी और बहुत ट्विस्टिंग बनती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस से। सबसे पहला प्रिंसिपल जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है अटमोस्ट गुड फेथ। जैसे कि आपको नाम बता रहा है अटमोस्ट, इस वर्ड का मतलब है कि पूरी तरीके से फेथ होना, अपने इंश्योरर की तरफ से भी और इंश्योरी की तरफ से भी, यानी कि जो इंश्योरेंस ले रहा है उसकी तरफ से भी और जो इंश्योरेंस कर रहा है उसकी तरफ से भी। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल, utmost good faith. According to this principle or doctrine, a contract of insurance is a contract of abr mairi fidi. इस वर्ड का मतलब है अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका, जो दो पार्टीज को यहाँ पे इन्वॉल्व करता है, एक इंश्योरर एक इंश्योरी। वैसे तो थर्ड पार्टी भी होती है हमारी एक इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। बोथ द इंश्योरर एज वेल एज द इंश्योर्ड, यानी कि इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस का एजेंट आपके घर पे आता है इंश्योरेंस करने के लिए आपका, और इंश्योर्ड वो जिसको इंश्योरेंस जो कर रहा है अपना, मस्ट डिस्प्ले गुड फेथ टूवर्ड्स ईच अदर इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर मैं कहूँ एक तरफ इंश्योरर है और एक तरफ इंश्योर्ड है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति अटमोस्ट गुड फेथ रखते हैं। यानी कि अगर मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ और जो मेरा इंश्योरेंस कर रहा है, दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार होने चाहिए। यानी कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दोनों रिवील नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अपने कॉन्ट्रैक्ट में। आगे इसका दिया हुआ है, इंश्योरर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, यानी कि उसको बताना पड़ेगा ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, and the insured is required to give full details of the facts, materials, etc. related to the risk being proposed. इसका मतलब ये है कि जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कर रहा है, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी टीवी पे एडवर्टीजमेंट आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं इंश्योरेंस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करके, और वो चीज़ों को क्लियर नहीं करते। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल का मोटिव ये है कि जो इंश्योरर है, मतलब जो आपको इंश्योरेंस कराने वाले आ रहे हैं, वो आपको फुल नॉलेज देंगे, नॉलेज मतलब डिटेल्स देंगे कि ये कंडीशंस हैं जिनके बिहाफ पे आपको आपकी इंश्योरेंस की पेमेंट मिल सकती है। और जो इंश्योर्ड है, यानी कि जो इंश्योरेंस अगर मान लो मैं ले रही हूँ, तो मुझे अपनी सारी चीज़ें बतानी है। अब इसको बहुत ही अच्छी एक एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं हार्ट पेशेंट हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही हूँ, उस दौरान मेरी मृत्यु हो जाती है या मैं मर जाती हूँ, मैं एक्सपायर कर जाती हूँ, और उस टाइम पे अगर मैं क्लेम करती हूँ या मेरी फैमिली अगर क्लेम करती है ऑन बिहाफ ऑफ मी कि आप इसका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मेरे को दे दो, तो द कंपनी स्टैंड्स इन अ पोजिशन वेयर दैट कंपनी कैन रिजेक्ट द क्लेम ऑफ माई फैमिली, कि मैं एक ऐसी स्थिति में मेरी फैमिली आ जाएगी जहाँ पे अगर लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनी है वो मना कर देती है, तो मेरी फैमिली वहाँ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि गलती मेरी तरफ से थी। मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी। जब मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही थी तब मैंने इस बात को छुपाया कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मेरी मृत्यु लाइफ इंश्योरेंस की जो कंडीशन है उसकी वजह से नहीं हुई है, क्योंकि आप जब कोई पॉलिसी लेते हो तो उसमें स्पेसिफाइड होता है कि आपकी इस कंडीशंस की वजह से अगर मृत्यु होती है तो आपको पैसा मिलेगा। आप देखिए, कभी नोटिस कीजिएगा कि 60 अबव का लाइफ इंश्योरेंस कैसा होता है, और जो यंग लोग होते हैं, जो 25, 30 या 18 ईयर्स के होते हैं या 40 से कम होते हैं, उनका इंश्योरेंस कैसा होता है, क्योंकि उनमें डिजीजेस के या उनके मरने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो अगर मैं एज अ इंश्योर्ड, यानी कि मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही थी, मैंने जानबूझ के अपने हार्ट पेशेंट में हूँ और मैंने अपनी बीमारी को छुपाया है, तो ये मैंने गलती करी है। तो ऐसे वक्त पे कल को अगर मेरी मृत्यु हो जाती है और कंपनी मना कर देती है पैसे देने से, तो ये कंपनी की गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जो एजेंट आपके घर में आ रहा है, अगर वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं सही से बता रहा है और कल को उसकी तरफ से कोई गलती होती है, तो पेमेंट आपको पूरी कंपनी देगी। यहाँ पे इंश्योर्ड की तरफ से गलती होगी अगर तो ये आपका पहला था अटमोस्ट गुड फेथ, जो ये कहता है कि इंश्योरर यानी कि जो इंश्योरेंस कर रहा है और इंश्योर्ड यानी कि जो
अपना इंश्योरेंस करा रहा है, दोनों लोग अपनी तरफ से फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब एक दूसरे को विश्वास में लेते हुए सही इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक, ये हमारा पहला प्रिंसिपल खत्म हो जाता है। सेकंड आता है हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। The principle states that the insured must have an insurable interest in the subject matter of insurance, यानी कि जो भी इंश्योरेंस कर रहा है उसका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है, यानी कि पैसे से रिलेटेड, या फिनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, या किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। इंटरेस्ट मतलब यहाँ दिलचस्पी नहीं हुआ, इंटरेस्ट मतलब उसका डायरेक्ट एक लिंक होना चाहिए उससे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू द पिक्यूनरी या इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस, यानी कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपका उससे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ ना होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई फायर इंश्योरेंस कराया अपने गोडाउन का, वो फायर इंश्योरेंस जो है मैंने अपने गोडाउन का कराया, तो मैं उससे कनेक्टेड हूँ, मतलब मेरा उससे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर देते हो, जैसे मान लीजिए अगर मुझे मोबाइल फ़ोन, मैंने कल को, मोबाइल फ़ोन के भी इंश्योरेंस होते हैं आपको पता होगा, मैंने मोबाइल फ़ोन अगर मान लीजिए गिरवी रख के पैसे ले लिए और कल को मैंने मोबाइल फ़ोन का इंश्योरेंस करा लिया और मेरा मोबाइल फ़ोन जल जाता है, तो अभी भी मेरा उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। अगर मैंने मोबाइल फ़ोन बेच दिया तो मैंने जिसको दे दिया, अब उसका उसका उस फ़ोन में इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मेरा नहीं है। क्योंकि अब फ़ोन बर्बाद होता है तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा, वो फ़ोन जिसने ले लिया अब उसका बर्बाद होगा, मतलब उसका लॉस होगा। अगर मैंने गिरवी रखा है तो अभी भी मेरा कुछ परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि कल को वो फ़ोन अगर जिसके पास मैंने गिरवी रखा है अगर उसने कुछ डैमेज कर दिया तो अभी भी मेरा नुकसान है, क्योंकि मैंने उसको बेचा नहीं था, मैंने सिर्फ गिरवी रखा था। ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब आज भी वो चीज़ आपकी नुकसान अगर हो रही है तो उसका असर आप पे पड़ रहा है। देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रेजर्वेशन ऑफ द थिंग और द लाइफ इंश्योर्ड। प्रेजर्वेशन मतलब जिस चीज़ को आप कंजर्व या सुरक्षित करके रख रहे हो, ठीक है, सो दैट ही शी विल सफर फिनेंशियली ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट अगेंस्ट ही शी इज इंश्योर्ड। For example, a person has insurable interest in his car. In the absence of insurable interest, the contract becomes a gamble not enforceable in a court of law. अगर मेरा किसी भी चीज़ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो वो एक गैम्बल बन जाता है, यानी कि जुआ बन जाता है कि वो चीज़ तो ख़राब हो गई, अब मुझे काम वाम है नहीं, बचनी थी तो मिल जाती, नहीं बची तो चली गई, मेरा कोई नुकसान ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। There are different cases of insurable interest, such as interest of son and father in each other's life, a lender's interest in a debtor's life, यानी कि एक फादर एक सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो दोनों की ज़िंदगियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। कल को मेरा कोई मुझसे पैसे लेता है, उधार लेता है और वो मर जाता है तो मेरा भी बहुत नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। कैसे? वो मेरा उधार लेके गया था, अब वो ख़त्म हो गया तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो यहाँ पे भी मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कनेक्टिविटी आपको दिखने को मिलेगी। तो ये आपने अभी ख़त्म किया अपना सेकंड प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल पे, एंड दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब टॉपिक क्या, प्रिंसिपल का एक थर्ड प्रिंसिपल है जो बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है, जिसपे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं और ये थोड़ा आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे भी है। एक्चुअली है क्या, अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस कई बार सीबीएसई में ऐसे आते हैं फंसा करके। सीबीएसई क्या मतलब, आप सैम्पल पेपर्स उठाओगे तो बड़े अच्छे आते हैं क्वेश्चंस। कभी कभी आता है कि क्या इंडेमनिटी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस पे वर्क करता है, तो बच्चे लिखते हैं हाँ सारे इंश्योरेंस पे वर्क करता है। एक्चुअली में बात ये है कि जो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल है वो आपके सारे पे वर्क करेगा, नहीं सारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पे वर्क करेगा। मरीन पे कर सकता है, मरीन इंश्योरेंस पे भी इंडेमनिटी वर्क करता है प्रिंसिपल। फायर इंश्योरेंस पे कर सकता है ये वाला प्रिंसिपल इंडेमनिटी वाला, पर ये लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं करता। एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी का प्रिंसिपल सब पे वर्क करता है पर लाइफ इंश्योरेंस पे वर्क नहीं करता। कैसे? पढ़ते हैं इसको। ऑल इंश्योरेंस इंडेमनिटी का पढ़ रहे हैं हम इस समय। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस आर द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके वो सारे इंडेमनिटी में हम कवर कर लेते हैं। पर हम लाइफ इंश्योरेंस को कवर क्यों नहीं करते, देखते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इंश्योर्ड कैन ओनली गेट द कॉम्पनसेशन फॉर एक्चुअल लॉस सफर्ड बाय हिम। The insured cannot make any profit on happening of an event. The main aim of this principle is to
place the insured person as far as possible in the same financial position after the loss as he was before the loss. In case of loss, insured will be paid the amount of actual loss of the policy whichever is less. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है, इंडेमनिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आपको लॉस नहीं, मतलब लॉस जैसे मान लीजिए किसी को हुआ है, तो इंडेमनिटी कहता है कि मैं आपको ठीक उसी जगह पे पहुंचा दूंगा, उसी स्टेट ऑफ कंडीशन में पहुंचा दूंगा जिस स्टेट ऑफ कंडीशन में आप पहले थे लॉस होने से पहले। मतलब मुझे 1 लाख का नुकसान हुआ और ये इंडेमनिटी का प्रिंसिपल कहता है कि आपको मैं 1 लाख दे करके या इतना अमाउंट दे करके या 90 या 95,000 या 98,000 दे करके मैं आपको ठीक उसी स्थिति में पहुंचा दूंगा जिस स्थिति में आप लॉस होने से पहले थे। मैंने ये कहा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे इंडेमनिटी वर्क नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अगर आपका कोई बहुत प्रियजन या आपका कोई फ्रेंड या बहुत ही आपका अजीज रिलेटिव मर जाता है, तो क्या इंडेमनिटी आपको रिकवरेंस, उसकी रिकवरी दे सकती है? क्या लॉस से पहले वाली स्थिति आपको वापस कर सकती है? रिलेटिव वापस नहीं आएगा, फ्रेंड वापस नहीं आएगा, जो मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आएगा। लॉस आपको लॉस का कॉम्पनसेशन ज़रूर मिल जाएगा, पर वो स्थिति वापस नहीं मिल पाएगी, वो सिचुएशन जो आपकी लॉस होने से पहले थी वो आपको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इंडेमनिटी का ये प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता है, क्योंकि ये ज़िंदगी की बात हो रही है यहाँ पे। एक्सपायर्ड पर्सन के मरने के बाद जो आपकी स्थिति है उस पर पैसा तो वो मिल सकता है, आपको रिकवरी मिल जाएगी पैसे की, पर वो स्थिति नहीं मिलेगी जो आपकी लॉस होने से पहले थी। अब मैंने कहा ये मरीन पे वर्क कर सकता है, फायर पे वर्क कर सकता है। मान लीजिए आपका फ़ोन 80,000 का था, एप्पल का समझ लीजिए, बहुत महंगे होते हैं, लॉस हो गया या टूट गया या गिर गया, जो भी है, जल गया मान लीजिए, वो सारा कंपनी आपको 80,000 का दे देती है क्लेम। आप तो वापस से उसी स्थिति में आ गए जो लॉस से पहले वाली थी। आपके पास आपका फ़ोन था, आपके 80,000 आपको मिल गया, आपकी स्थिति वैसे ही होगी जैसी लॉस से पहले थी। पर फायर इंश्योरेंस में ये हो सकता है, मरीन में हो सकता है, पर लाइफ में नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है कॉज प्रॉक्सिमा या प्रॉक्सिमेट कॉज और द नियरेस्ट कॉज, मतलब सबसे नियरेस्ट कारण जो होता है किसी भी लॉस को होने का। देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। द प्रिंसिपल, ऐसे देखते हैं, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इंश्योर्ड इज कॉम्पनसेटेड ओनली फॉर द लॉस कॉज बाय द रीजन मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब कि अगर किसी को कोई लॉस होता है तो उसकी रिकवरी आपको तभी उस केस में मिलेगी जो वो कॉज आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर मेंशन्ड होगा। ठीक, बट इफ लॉसेज आर इंकर्ड ड्यू टू रीजन नॉट स्टेटेड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी देन दिस प्रिंसिपल इज फॉलोड। पर अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा कोई आपको लॉस हो जाए तब हम क्या करें? According to this principle, when the loss is the result of 2 or more causes, the proximate, the nearest cause, not remote cause, should be only the account of to determine the liability of the insurer. मान लीजिए कोई चीज़ या कोई आपको लॉस हो रहा है और वो 2 या 3 कारण की वजह से लॉस हो रहा है, तो जो सबसे नियरेस्ट कॉज होगा जिस वजह से आपका फ़ोन टूटा है, मान लीजिए फ़ोन आपका 2 कारण से टूट गया। एक, आपका फ़ोन आपके हाथ से गिरा, उस पर क्रैक कर पड़ गया और तुरंत आपकी मम्मी ने कुछ वहाँ पर कर दिया, वो फ़ोन आपका धड़ धड़ करके जल के ख़त्म हो गया। 2 कॉज हैं आपके फ़ोन के ख़राब होने के, गिर के टूटा और जल भी गया। अब इंश्योरेंस कंपनी ये पता करेगी कि आपके फ़ोन के जलने का मुख्य कारण क्या था, टूट के गिरना या जल जाना। तो पता चला जल जाना था, पर आपने इंश्योरेंस ये लिया ही नहीं था, फायर इंश्योरेंस। तब क्या करेगी कंपनी? तब क्या रिकवरी दे देगी आपको? नहीं। देखिए एग्जाम्पल, if a person has taken marine insurance policy for sending the sugar bags and on the way rats made hole in the ship, मतलब एक पर्सन था जिसने मरीन इंश्योरेंस लिया था, पानी वाला, मरीन मतलब वाटर, फॉर सेंडिंग दी शुगर बैग्स, शुगर बैग मतलब चीनी के बैग भेजने के लिए, और रास्ते में क्या किया, शिप पे वो बैग जा रहे थे, जो चूहे थे उन्होंने उनमें छेद कर दिया। विच सी वाटर एंटर्स एंड शुगर बिकम वेट एंड सॉगी, जो चूहे थे उन्होंने शिप पे छेद किया है, बैग्स में नहीं, शिप पे छेद किया, जिसकी वजह से पानी अंदर आया और बैग्स जो थे गीले हो गए और चीनी बिल्कुल लिसलिसी हो गई। इन दिस केस द अप्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ द लॉस ऑफ शुगर इज द सी वाटर, यानी कि जो शुगर के बैग्स का इंश्योरेंस लिया था उसका सबसे मुख्य कारण क्या था, पानी। अ रिस्क विच वॉज इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेबल विल बी लायबल टू पे द कॉम्पनसेशन। मरीन इंश्योरेंस लिया था आपने, पानी वाला इंश्योरेंस, इसीलिए वाटर बैग्स का इंश्योरेंस आपको मिल गया, क्योंकि शुगर बैग्स का आपको इंश्योरेंस मिल गया क्योंकि वाटर वॉज द मेन कॉज फॉर द लॉस। ठीक है, पर अगर मान लीजिए
कंडीशन थोड़ी दूसरी होती, दुर्घटना किसी और वजह से हुई होती। On the other hand, if the rats would have damaged the sugar directly, then no compensation would have been given by the insurance company. बहुत अच्छी लाइन है ये। इसका मतलब ये है कि अगर रैट ने शिप के बेस पे छेद ना करके शुगर बैग्स पे अटैक कर दिया होता, यानी कि चीनी के बैग्स के ऊपर ही अपना धावा बोल के चट्टे कर गए होते या खराब कर दिया होता, तब इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लाइबल टू पे द कॉम्पनसेशन। क्यों? क्योंकि हमने इंश्योरेंस लिया था मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस मतलब पानी का इंश्योरेंस। तो प्रॉक्सिमेट कॉज कहता है कि जिस भी चीज़ का आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो उसी वजह से वही आपका नियरेस्ट कॉज होना चाहिए, मतलब वही आपका सबसे करीबी कारण होना चाहिए चीज़ों का नुकसान होने का। आपने मरीन का लिया पानी का और आपका फ़ोन जल के ख़त्म हो गया, पानी में फ़ोन गिर जाता और आपका लॉस हो जाता तो आपको मिल जाता, पर आपका फ़ोन जल गया तो आपको लॉस क्यों देगी कंपनी? भैया फायर इंश्योरेंस थोड़ी ना ले रखा है, मरीन लिए रखा है ना, तो मरीन का मिलेगा। यानी कि वट एवर हैज़ बीन मैंशनड इन योर इंश्योरेंस पॉलिसी उसी से कंसर्न आपको आपका इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो या किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड माई चैनल। थैंक यू।